तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और आप सुन रहे हैं गोस्टली ग्रोव, मेरे यानी डर मनिंदर। साथ आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। एक जो कहानी है वह मुझे एक दोस्त ने भेजी हुई है, एक जो घटना उनके साथ घटी थी। बचपन में उस घटना को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। और दूसरी जो कहानी है वह हमें राकेश जी ने भेजी है। उन्होंने हमें पहले भी 3-4 कहानियां भेजी है और ये उन्हीं का एक खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और यह जो घटना है यह हमारे साथ तब हुई थी जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। यह उस रोज की घटना है जब हम कुछ दोस्त खेलने चले गए थे। दरअसल हम गांव के आसपास ही किसी खेत में या किसी स्कूल के ग्राउंड में जाकर कोई भी खेल खेला करते थे। लेकिन एक रोज कुछ लड़कों ने हमें बताया कि उन्होंने एक नई जगह खोज निकाली है जो कि खेलने के लिए बहुत अच्छी और शान भी है। तो उसी के अगले रविवार हम साइकिल लेकर सारे दोस्त वहां खेलने चले गए। अब सुबह सुबह हम 10 या 11 बजे वहां पहुंच गए थे, लेकिन घंटे भर में ही हम सभी वहां बहुत ज्यादा थक गए थे। एक तो वह जगह बहुत ही ज्यादा वीरान थी और खुली जगह होने से तेज धूप के कारण गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। हमारे पास जो पानी था वह भी खत्म हो चुका था। तेज धूप थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अब आगे क्या करें। तो हम वहीं एक जगह पर एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। अब हम में से एक लड़का था, कुलदीप। उसका कहना था कि यह जगह बहुत ही अजीब है, लेकिन अजीब होने के साथ साथ वह जगह हम में कुतूहल भी पैदा कर रही थी, क्योंकि हमारे गांव के आसपास होते हुए भी हमें उसके बारे में इतना पता ही नहीं था। कुछ दोस्त थे, वह घर वापस जाने के बारे में बात कर रहे थे। वह थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। बाकी सबका कहना था कि चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अब जो मना कर रहे थे वह भी धीरे धीरे अंदर जाने के लिए राजी हो गए और फिर हम उस जगह में घूमने निकल पड़े। वहां से आगे कुछ एक जंगल जैसा क्षेत्र था जो कि हरा भरा था और दिखने में अच्छा लग रहा था। सोचा कि शायद हमें वहां कोई नदी या कोई जंगली फल वगैरह खाने को मिल जाएंगे और ऐसे कर हम और अंदर जाते चले गए। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम एक और सुनसान जगह पर पहुंचे। वह जगह भी बहुत ही खुली और सुनसान थी। वहां पर पेड़ बहुत कम थे और जो भी थे वह बहुत ही छोटे थे। वहीं पर आगे एक पुराना टूटा फूटा मकान भी था। हमने देखा कि वहां मकान के इर्द गिर्द काफी सारे पत्थर रखे थे, छोटे बड़े आकार के, छोटे बड़े हर आकार के। इसलिए हमने साइकिल वहीं पीछे पेड़ों के पास छोड़ दी और चलकर ही यहाँ वहां टहलने लगे। पत्थरों का आकार एक समान था, मतलब सभी गोल तो नहीं थे लेकिन एक ही आकार के थे। तभी हम में से किसी ने कहा, यह तो बहुत ही अजीब जगह है, मतलब इतने सारे पत्थर यहाँ किसने रखे होंगे? देखकर तो लगता है कि काफी साल हो गए हैं। यहाँ कोई नहीं आया होगा, पता नहीं कौन रहा होगा। यहाँ तो हमें जो एक समझदार लड़का था कुलदीप, जो कि हमसे थोड़ा बड़ा भी था, उसने आसपास देखकर कहा, मुझे तो ये कोई कब्रिस्तान लगता है, चलो यहां से वापस चलते हैं। अब हम सब में एक लड़का और था जो कि बहुत ही नालायक और शरारती था। उसका नाम कपिल था और वो कुछ भी करता था। जब हम उन पत्थरों के बारे में और उस जगह के बारे में बात कर रहे थे तब कपिल ने वहां के पत्थरों को उठाकर यहां वहां फेंकना शुरू कर दिया। अगर कोई पत्थर उठाया नहीं जाता तो उस पर वह पैर रखता, किसी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता। अब हमने उसे रोकना चाहा, तब वो एक पत्थर के सामने बैठ गया और कहने लगा, देखो अभी मैं भूत को जगाता हूं। हम सब उसकी उस हरकत को देखकर हैरान रह गए थे, पर वह कहां सुनने वाला था। वह वही एक पत्थर के सामने बैठकर कुछ अजीब सा बड़बड़ा लगा कि भूत जाग जा, मुझे अपना रूप दिखा, ऐसा कुछ अजीब सा। अब उसकी ऐसी हरकतों के कारण हमने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया और हम वहां से आगे चले गए। अब हम सबके मन में उस टूटे पुराने मकान को देखने का कुतूहल था। सभी तो नहीं थे, जो कुछ डर रहे थे वो पीछे ही रुक गए थे। हम कुछ 3-4 ही दोस्त थे जो कि मकान के पास चले गए। वह बहुत ही छोटा और साधारण सा मकान था, मतलब कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, पर काफी पुराना और टूटी फूटी हालत में था। दीवारें काली पड़ी हुई थी, छत पर जो लकड़ियां थी वह भी खोखली हो गई थी। आधी छत टूटकर नीचे झुकी और अंदर की तरफ गिरी हुई थी और उस घर की दीवारों पर हर जगह से बेलें उगी थी जिन्होंने उस घर को घेर रखा था। जब हम उस मकान को देख रहे थे तब हम देखते देखते पीछे की ओर चले गए। हम जैसे ही पीछे पहुंचे वहां जो कुछ हमने देखा वह देख हम और भी ज्यादा चौंक गए। घर के पीछे दूर एक जगह एक छोटा सा पेड़ था,
उस पेड़ को साड़ी पहनाई हुई थी। पेड़ के ऊपर किसी औरत के लंबे बाल रखे थे और उसी के आसपास वह सब सामान था जो कि एक औरत पहनती है, कंगन, झुमके, सिंदूर वगैरह। उस पेड़ को किसी औरत का आकार दिया गया था और शायद वहीं पर किसी की बलि भी दी गई थी, क्योंकि वही जमीन पर सूखे पत्तों पर काला सूखा खून भी नजर आ रहा था। वह सब देख हमें इतना तो समझ आ गया था कि यह सब कुछ हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। हाल ही के कुछ दिनों में किसी ने वहां आकर बलि दी है। तो हम में जो बड़ा था कुलदीप, उसने कहा कि यह कोई करनी का प्रकार लगता है। अब हम थोड़ा घबरा गए और हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमने इशारों में ही वहां से निकलने का निर्णय लिया। हम बस पीछे मुड़े ही थे कि तभी वहां पर कपिल आ पहुंचा। हमारे पीछे खड़े होकर वो कहने लगा, अबे ये किसकी गर्लफ्रेंड है? उसने ऐसा कहा और उसके साथ साथ मजाक करने लगा। वहां की मिट्टी उठाकर उन बालों पर डालने लगा। हम सब उस पर चिल्लाने लगे तो उसने कहा, अरे ये तो बिल्कुल संगीता जैसे दिखते हैं ना। और वह ऐसे ही मजाक करे जा रहा था और आखिर में जैसे ही उसने उन बालों छूने की कोशिश की, एक बहुत ही भयानक सी आवाज हमने सुनी। वो आसपास के पेड़ों से या फिर शायद उस घर से हमें सुनाई दी। अब मैं आपको बता तो नहीं सकता कि वह आवाज असल में कैसी थी, पर वह बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई दर्द और गुस्से दोनों में चीख रहा हो। उस आवाज को सुनकर हम इतना घबरा गए कि हम वहां से तेज चलते चलते भागने लगे। कुछ थोड़ा आगे जाने पर हम थोड़ा धीमे हो गए और हमने पीछे देखा, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि कपिल हमारे साथ नहीं था। हम सब ने तेजी से चलते हुए ही पीछे मुड़कर देखा तो कपिल वहीं घर के पास खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक काली धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसे उस परछाई के बारे में पता था या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन वह उसकी तरफ ही इशारा कर रही थी। हमने वहीं खड़े खड़े उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वह बस हमें देखकर हंस रहा था और बड़े आराम से चल रहा था। अगले पल हमने देखा कि वो जो परछाई थी वह जमीन से उछलकर अचानक से छत पर चली गई। उसके बाद फिर वह जमीन पर आ गई और वह बार बार ऐसा कर रही थी, बार बार उछल रही थी, कभी छत पर कभी जमीन पर। और वह देखकर तो हमारा दिमाग सुन्ना सा रह गया। हम बाकी सब वह देखकर वहां से भाग खड़े हुए। कपिल तो आराम से चलकर आ रहा था काफी दूर जाकर। हम रुक गए। करीबन 10 से 15 मिनट बाद कपिल पीछे से आराम से चल हमारे पास आ गया। हम सब ने उसे बहुत गालियां दी, बहुत डांटा और फिर उसे साइकिल पर बिठाकर घर चले गए। तब हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अगर कपिल कुछ देर में वहां नहीं आता तो हम सीधे घर जाकर सब बताने वाले थे। पर वह सही सलामत था, उसे कुछ नहीं हुआ था। घर पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो चुकी थी। अब दिन भर हम इस विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन हमने घर वालों को उस घट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर रात हो गई। रात में मेरे दादी के कमरे में उसके पास ही सो रहा था कि अचानक बीच रात में किसी ने जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया। उस आवाज को सुनकर मेरी हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि दिन भर जो मैंने देखा था उसका असर अब भी दिमाग पर था। लेकिन दादी और माँ दोनों गुस्सा हो गए थे। माँ ने गुस्से में ही दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे पर कपिल की माँ आई हुई थी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मेरे बारे में पूछा उनकी। वह आवाज सुनकर मैं खुद ही बाहर चला गया। वह तो बहुत गुस्से में थी और गुस्से में ही मुझसे पूछने लगी कि तुम सब लोग कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर अगर मैं उन्हें सब कुछ बताता कि हम दिन भर में कहाँ गए थे तो शायद मुझे भी बहुत मार पड़ती। इसलिए मैंने उनसे तब झूठ कहा कि हम वही स्कूल ग्राउंड में हमेशा की तरह खेल रहे थे। कपिल की माँ ने थोड़ा घबराई हुई आवाज में ही मेरी माँ से कहा, कपिल एकदम से बीमार पड़ गया है, उसकी हालत बहुत ही खराब है। वह अभी कुछ देर पहले अचानक से जाग गया और चिल्लाने लगा। कुछ पूछो तो बस रोता रहता है। कहता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, कभी घर के बाहर, कभी खिड़की में, तो कभी घर के किसी को कोने में। कभी कभी तो वह उसके पास बैठ जाता है और वह जो कुछ है वह उससे कहता है कि वह उसे लेने आया है और अपने साथ लेकर ही जाएगा। वह कौन है? ऐसा पूछा तो कहने लगा कि वह बहुत ही भयानक है, बहुत काला है और उसकी आंखें बस मुझे घूर रही हैं। कपिल की मां की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। गांव में रातों रात हल्ला हो गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। उनके घर के आसपास काफी लोग जमा हो गए थे और साथ ही साथ हम सारे दोस्तों की भी नींद उड़ गई थी। हम सब दूर से ही कपिल को देख रहे थे। वह बस पागलों की तरह यहां वहां भाग रहा था।
कभी कहीं बैठ जाता, कभी उठता और फिर से भागने लगता। कभी किसी के पीछे छुप कर कहता कि वो देखो, वो वहां खड़ी है, मुझे घूर रही है। आखिरकार हम सब में जो बड़ा था कुलदीप, उसने कपिल के घर वालों को बताया कि आज हम एक नई जगह खेलने गए थे जो कि पहाड़ों के पीछे है, यहां से 7 किलोमीटर दूर। और उसने ये भी बताया कि वहां कपिल ने क्या क्या किया और हमने वहां क्या क्या देखा। वह सब सुनते ही उसके पिताजी ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और उसी वक्त उसे कहीं लेकर चले गए। उस रात हम सबको बहुत मार पड़ी। कपिल और उसके घर वाले 2-3 दिन तक घर नहीं आए थे। पता नहीं वह कहां गए थे और वहां क्या हो रहा था। ठीक 5 दिन बाद कपिल के घर वाले वापस आ गए। जब वह आए तो उनके साथ कपिल भी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे चला तक नहीं जा रहा था। शरीर का पानी जैसे सूख चुका था, उसकी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। आंखें बड़ी बड़ी और बाहर आई हुई थी, सर के बाल उधड़े हुए थे और उसके मुंह से बार बार लार टपक रही थी। वह किसी पैरालाइज बीमार इंसान की तरह था और यह सब कुछ उसके साथ इन 2-4 दिनों में हुआ था। जब हम कुछ दोस्त उसे देखने उसके घर गए तो उसने सिर्फ एक नजर उठाकर हमारी तरफ देखा और वह वैसे ही बेजान सा पड़ा रहा। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी हालत देख हमसे आगे कुछ भी बोला नहीं गया और हम चुपचाप वहां से चले गए। उस घटना के कुछ 6-7 महीने बाद कपिल की हालत ठीक तो हो गई थी, लेकिन वह न पहले जैसे किसी से बात करता था और ना ही हमारे साथ खेलने आता था। उसके शरीर में हमेशा के लिए कुछ व्यंग पैदा हो गया था। वह थोड़ा टेढ़ा चलता था और उसके दोनों पैर थोड़े अंदर की तरफ मुड़ गए थे, जिससे वह ठीक से चल नहीं पाता था। शायद उस दिन उसने मजाक मजाक में जो कुछ किया था, उस चीज ने उसे हमेशा के लिए सबक सिखाया था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं जो कि हमें नितिन कुमार जी ने भेजी है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नितिन कुमार है। मनिंदर जी के इस चैनल के माध्यम से यह मेरी तीसरी कहानी है। मैं पहले 2 घटनाओं को मनिंदर जी को भेजने वाला था, जो कि अच्छी खासी डरावनी कहानी है, जिनका शीर्षक था पुराना कुआं, और दूसरी कहानी शश की दोष पर आधारित है। पर हाल ही में मेरे साथ एक घटना हुई है, तो सोचा कि पहले मैं इसे साझा करता हूं। आज की कहानी छोटी जरूर है, पर यह मेरे साथ घटी एक सत्य घटना है। शनिवार 9 दिसंबर 2023 की रात के 2 बजे का समय हो रहा था। मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। मौसम भी मस्त लग रहा था, बाहर ठंड थी और बादल छाए हुए थे। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक से गया हुआ था। कुछ दिनों से मूड सही नहीं था, तो सोचा कि आज बाहर कहीं घूम लेते हैं। वहीं कहीं अच्छी सी जगह से खाना खाकर हम शाम तक घर आ जाएंगे। तो हम लोग गर्म कपड़े पहनकर घूमने निकल गए बाइक से आजू बाजू। चलते एक दोस्त ने बात छेड़ दी कि आपको तो कई बार ऐसी जगहों पर बहुत कुछ महसूस होता होगा, जैसे कि भूत पिशाच आत्मा है या देवता उपदेशा। कुछ तो मैंने जवाब में कहा होता है, कई बार होता है, पर मैं हर बार बताता नहीं हूं। उस दौरान हम जहां से गुजर रहे थे, वहीं सड़क के किनारे मैंने एक औरत को देखा। ऐसी ठंड में खेत के किनारे वह लाल साड़ी में लगभग 5 से 8 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी। उसे देख मुझे थोड़ा अजीब सा अनुभव हुआ था, लेकिन हम वहां से आगे चल दिए। दिन भर हमारी बातों का टॉपिक आत्माएं, पार्लर, लौकिक जगत और मेरे अनुभव पर ही रहा। वहीं एक ढाबे में हमने खाना खा लिया। खाना स्वादिष्ट था। एक बार सोचा कि घर के लिए भी खाना पैक करवा लेता हूं, पर फिर नहीं करवाया। मैं अक्सर खाना लेकर घूमना अवॉइड करता हूं, क्योंकि कई बार इससे सुनसान रास्तों पर जाने अनजाने में अतृप्त आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। अब सूरज ढल चुका था। हम 2 बाइक से 4 लोग घूमने निकले थे। मौसम की वजह से रास्ते सुनसान थे। कोहरा सा छाया हुआ था। जहां से हम गुजर रहे थे वह रास्ता भी सुनसान था। मैदानी इलाका था, दूर दूर तक खेत थे, पास ही एक रेलवे क्रॉसिंग भी था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, भाई थोड़ा सा रुकते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं कान बांध लेता हूं। असल में ठंड बहुत तेज थी, तो हम सब ने वहीं पर गाड़ियां रोकी और गर्म कपड़ों को व्यवस्थित करने लगे। और उस वक्त मैंने रास्ते के किनारे फिर उसी औरत को देखा जो एक छोटे से लड़के के साथ खड़ी थी। वह वही थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी और दूर से हमें देख रही थी। इतनी तेज ठंड में वह दोनों एकदम नॉर्मल कपड़ों में खड़े थे और बिना हिले डुले किसी मूर्ति की समान खड़े थे। शाम के हल्के अंधेरे में उनका आकार मुझे स्पष्ट दिख रहा था। उनकी वह आंखें उतनी दूर से किसी बिल्ली की तरह तेज सफेद चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और समझते देर नहीं लगी कि वह कोई आत्मा है, जिसे मैंने जाते समय भी देखा था।
मैंने हमेशा की तरह अपने दोस्तों को नहीं बताया और बातें करते हुए वहां से आगे निकल गया। रास्ते पर एक छोटी नदी को क्रॉस करते वक्त पुल के किनारे मैंने एक झलक भर के लिए उसे फिर से देखा, पर वो स्पष्ट से दिखाई देकर ओझल हो गई और मैं चुपचाप ही रहा। उसकी थोड़ी देर बाद हम वापस घर आ गए। मुझे शरीर में भारीपन सा लग रहा था। मैं कभी भी बाहर से आने के बाद सीधे अपने देवस्थान पर नहीं जाता, क्योंकि बहुत तरह की जगहों पर घूमने की वजह से बहुत तरह की अशुद्धि शरीर में लग जाती है और ठंड की वजह से रजाई ओढ़कर लेट गया। सोचा कुछ देर में शरीर गर्म हो जाएगा तो फिर मैं हाथ पांव धोकर देवस्थान पर चला जाऊंगा और अभी अभी जो देखा है उस विषय में कुछ उपचार कर लूंगा। मैं वहीं पड़े पड़े कुछ देर फोन चलाने लगा ताकि मैं उस बात को अपने दिमाग से निकाल दूं। वह जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मैंने महसूस किया था, पर थोड़ी देर में ही मेरी पलकी भारी होने लगी तो मैंने कपड़े बदले और कमरे का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके अपने कमरे की लाल रंग की धीमी लाइट को ऑन करके सोने की कोशिश करने लगा। मैं हमेशा ही लाल रंग की लाइट ही लगाता हूं क्योंकि तेज रोशनी में मुझे नींद नहीं आती, और फिर कुछ ही देर में मेरी नींद लग गई। पर अभी कुछ देर पहले जो मैंने देखा था वह बहुत ही डरावना अनुभव था। मैं सर से पैर तक रजाई ओढ़कर सोया हुआ था कि किसी आदमी की फुसफुस से मेरी नींद टूट संगीत गई। वो क्या कह रहा था मैं समझ नहीं पाया, पर वो फुसफुसाना चल रही थी। मैंने रजाई में ही करवट ली और थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखा तो वह मेरे बाजू में ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह लगातार कुछ बोल रहा था, सिवाय होठ हिलाने और मुझे घूरने के अलावा ना तो वह हिल पा रहा था और ना ही अपनी पलक झपक रहा था। उसके चेहरे पर बहुत जख्म है जिनसे खून रिस के सूख चुका था। वो फटी हुई गंदी सफेद शर्ट पहने हुए अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर कुर्सी पर एकदम सीधा बैठा हुआ था और ऐसे बैठकर वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। उसे देखते ही मेरे शरीर में मानो बिजली से दौड़ गई और मैं एकदम से अपने बिस्तर में उठकर बैठ गया तो वह जो कुछ था वह अचानक से अदृश्य हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था, पर करवट लेते वक्त ही मेरी नींद खुल गई थी। फिर भी इस एहसास को अपने पर अभी ना करते हुए सोचा कि यह एक बुरा सपना था। आज जो कुछ मैंने देखा है शायद वह मेरे दिमाग में बैठ गया है, और ऐसा सोचकर मैं फिर से रजाई ओढ़कर दूसरी ओर करवट लेकर लेट गया। पर यह मेरी भूल थी। रजाई ओढ़ते ही मुझे अब किसी छोटे लड़के और किसी औरत के बुदबुदा की ओर हंसने की हल्की हल्की आवाज आने लगी। लेटे लेटे ही मैंने सर ऊपर की तरफ किया तो वो बिल्कुल मेरे सर की तरफ पलंग के थोड़ा पास खड़ी थी। मैंने गौर से देखा, यह वही औरत थी जिसे मैंने रास्ते पर देखा था। मैंने अपने सिर के सीट में उसके कमर के निचले भाग को देखा। उसके बाल खुले थे और वह अपना सर झुकाकर बोल नहीं पा रहा था, यहां तक कि अपना शरीर भी मुझे बहुत भारी लग रहा था। मैं उसकी फुसफुसाना अपने कान में सुन रहा था, पर वह क्या कह रही थी समझ नहीं आया। करवट लेने का मैंने बहुत प्रयास किया। उस वक्त मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और फिर मैंने टूटी फूटी भाषा में ही अपनी देवी का नाम कहा, जयमकली। तो अचानक से मैं दूसरी ओर की करवट पर मुड़ गया, पर दूसरी ओर करवट लेते ही देखा कि वह छोटा बच्चा मेरे कमरे में यहां वहां दौड़ रहा है। मैं फिर एकदम स्तंभित सा हो गया। मेरे हाथ पांव भारी होने लगे थे। सांस लेने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। न मैं कुछ बोल पा रहा था न कुछ कर पा रहा था। बहुत ताकत लगाकर मैं अपने बिस्तर पर ही पेट के बल घूमा और अपने घुटनों को मोड़कर हाथों के सहारे उठने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा कि वह दोनों अब कमरे से गायब हो गए थे, पर मैं अभी हिल नहीं पा रहा था। और उसी समय एक काली सी परछाई को मैंने जमीन पर रेंगते हुए देखा। वह यहां वहां जमीन पर उड़ते हुए कपड़े की तरह रंग रही थी, पर उनमें से किसी ने भी मुझे या मेरे बिस्तर को छुआ तक नहीं। मैंने अपने गले में मोटे दानों की रुद्राक्ष माला और कंठी पहनी हुई है। इस पूरे समय मैं उनकी गर्मियों को अपने गले पर महसूस करता रहा। मैं ताकत लगाकर बिस्तर से सरकते हुए उतरने का प्रयास करने लगा। उस वजह से घुटने और हाथ के पंजों के बल मैं पलंग से छोटे बच्चे की तरह उतरा और देखा कि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई है, जबकि मैंने कुंडी नहीं लगाई थी। मैं पंजों और घुटनों के बल ही दरवाजे के पास पहुंचकर कुंडी खोलने के लिए ताकत लगाने लगा, पर मैं किसी चुंबक की तरह जमीन पर चिपक रहा था।
मेरी जीभ भी भारी होकर मेरे मुंह से चिपकी हुई थी। मैंने बहुत ताकत लगाकर, बहुत कोशिश करके अपने आराध्य का नाम पुकारा। जय महाकाली, जय संगीत, महाकाली, जय महाकाली। तभी एकदम से ऐसा लगा मानो सारे बंधन टूट गए हैं। मैं उस जगह पर ही उठ खड़ा हुआ दरवाजा खोलकर घर के हॉल के रूम में चला गया। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। देखा तो सभी अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। किचन में जाकर पानी पिया और चुपके से बिना शोर किए चाबी लेकर बाहर जाकर मंदिर का दरवाजा खोला। वहां जाकर सबसे पहले मैंने देवी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। एक माला मंत्र की फेरी और फिर अपने कमरे में और घर में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया। और यह सब कुछ होने के बाद मैं अपने रूम में आकर यह अनुभव लिख रहा हूं। मुझे लगता है कि यह अतृप्त आत्मा उस जगह से पीछे आ गई है। शायद उन्हें किसी तरह की तृप्ति या अपनी मुक्ति की तलाश हो। अक्सर जानकार या साधकों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें वह यह समझ नहीं पाते कि उन पर किसी आत्मा का हमला हुआ है या वह उनसे कुछ कहना चाहती है। अब मेरे लिए सवाल था कि वो उतनी दूर से मेरे पीछे क्यों आई थी। खैर, मेरे लिए यह नई बात तो नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र से ही मुझे ऐसे अनुभव अक्सर होते रहे हैं। आज मैंने जिन्हें देखा उन्होंने मुझ पर हमला तो नहीं किया, पर वह जो अनुभव करवाया वह किसी हमले से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दोनों कहानियां। तो आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और बताने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कहानी पसंद आती है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो भर भर के लाइक ज़रूर करें और इसी तरह बने रहिए। मेरे साथ जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।